अभी हम समझेंगे लाइट का पार्टिकल नेचर के बारे में। जिससे पहले हमने ये समझा था पार्टिकल नेचर के बारे में ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, कि जो ये बात का मतलब प्रेडिक्शन कर रहा था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या हो सकता है, पार्टिकल नेचर हो सकता है, क्योंकि एनर्जी इंटेंसिटी पे नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, उसी तरह से हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये भी इस बात का प्रेडिक्शन करेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या नेचर है, पार्टिकल नेचर है। अब देखो समझते हैं कैसे। इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले किया गया था हेनरिक हर्ज के द्वारा, है ना। फिर उसके बाद उनके स्टूडेंट्स गीगर और एंड मार्स्टेन, है ना, दो उसके स्टूडेंट थे, मतलब जो इस एक्सपेरिमेंट को दोहराए थे। अब इन एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशंस था, है ना, उनको सही से एक्सप्लेन किया गया अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझा पाए, दैट इज व्हाई ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर इट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया गया हेनरिक हर्ज के द्वारा, फिर उसी को दोबारा किया गया है गीगर और मार्स्टेन के द्वारा। ठीक है, फिर जो उन लोग ऑब्जर्व किए थे उसको एक्सप्लेन सही से नहीं कर पाए थे, क्योंकि वेव थ्योरी से सोच रहे थे लोग। क्योंकि इससे पहले क्या बोला हमारे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, क्या बोले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक क्या है, वेव्स है, यही बता रहे थे ना। तो ये वेव्स है, तो वेव्स चल रहा था भाई, है ना। तो इसको पार्टिकल नेचर के हिसाब से सोचा नहीं गया, बट है ना आइंस्टाइन इसको सोचे और इसको एक्सप्लेन भी किए। खैर पहले समझते हैं कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मान लो कोई एक मेटल प्लेट है ना, मेटल प्लेट मतलब कोई भी एक मेटल है ना। तो क्या ऑब्जर्व करते हैं हेनरिक हर्ज, सबसे पहले कि जब लाइट का कोई सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, है ना, इस मेटल को हिट करता है, लाइट का जब कोई सुइटेबल फ्रीक्वेंसी इस मेटल को हिट करता है, इंस्टेंटली जैसे हिट करता है वैसे उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाते हैं। सर मतलब क्या है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ होता है, दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, इट इज द फेनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। जब लाइट का सुइटेबल फ्रीक्वेंसी कोई मेटल प्लेट में गिरता है तो उससे तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं, समझे, जिसके वजह से हमें क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन देखने को मिलता है, और उसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब तुम्हें ये चीज लग रहा होगा क्या ये हो सकता है, बहुत ही आसान है। हम तुमको एक एग्जांपल देके समझाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा सुनना। तुम देखे हो ना एक वायर को, हम वायर में एक वायर है ना, जो हमारा एक कंडक्टर है, मान लो कॉपर का वायर है मे बी, है ना। अगर इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, बहुत ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो क्या होगा ना भाई, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव होंगे टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज के होते हैं, नेगेटिव चार्ज के होते हैं। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो जो एटम, हम बता चुके पहले भी, क्योंकि हर जगह क्या होता है, एटम होता है, एक न्यूक्लियस होगा, उसके चारों तरफ क्या घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन। जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी देंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से बाइंड अप होके था, उससे अगर ज्यादा उसको एनर्जी महसूस होगा तो वहां से निकल के इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और दूसरे जाके एटम में कोलाइड करेगा। उस तरह से चलते चलते वो क्या करेगा, मूव करेगा टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारा देखने को मिलेगा, मतलब हम इलेक्ट्रिक करंट को महसूस कर सकेंगे। बात आया समझ में? बट प्रॉब्लम ये है, अगर मेटल से, एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसको और अच्छे से बताते हैं। मान लो हम थोड़ा बड़ा कर दिए, इसका एक कोई भी क्रॉस सेक्शन को काट दिए, छोटा सा सेक्शन को काट दिए और इसको जूम कर दिए, तो भाई यहाँ पे क्या है, हम एक ही एटम को ले रहे हैं, एक एटम होगा और उस एटम में क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा, एटम है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मतलब हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, मतलब यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है और ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब ये जो अट्रैक्शन था, किससे, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन था इलेक्ट्रॉन का, वो कम होने लगता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, उससे निकल जाता है ना, निकल के दूसरे में जाकर टकराता है, फिर ऐसे चलता है, फिर इलेक्ट्रिक करंट हमको देखने को मिलता है। बट खाली क्या ऐसा ही हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन सीधा जाए? इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी फेंका सकता है ना, क्योंकि ये अगर ज़्यादा एनर्जी मिल गया पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी देता है, जिसको इलेक्ट्रॉन अपने काइनेटिक एनर्जी में बदल लेता है, ज़्यादा स्पीड घूमने लगता है, फिर क्या कर देता है, निकल जाता है। समझ में आया ना? अब वो निकलेगा तो किसी भी डायरेक्शन में तो जा सकता था ना,
जा सकता था कि नहीं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको डायरेक्ट कर देता है एक पाथ में। बट तुमसे मेरा सवाल ये है कि मान लो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसे घुमा 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 घुमा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मेटल सरफेस को भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मेटल को ही इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाए? हम क्या समझते हैं कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हमें यही समझाया गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस देने से मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर निकल जाए मेटल से? ऐसा हो सकता है क्या? व्हाट यू थिंक, ऐसा हो सकता है क्या? अब तुमको थोड़ा सा हिंट्स देते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास होता है क्या? इलेक्ट्रॉन का मास होता है या नहीं होता? अगर इलेक्ट्रॉन को निकलना होता, क्या एक इलेक्ट्रॉन निकलते कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल सकते थे? एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल सकते थे, क्योंकि एक एटम नहीं होता, बहुत सारे एटम होते हैं। बहुत सारे एटम के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलने से बहुत सारा मास निकल जाता। लेकिन क्या तुम वायर को देखे हो कि कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से वो वायर धीरे धीरे पतला हो रहा है, पतला हो रहा है, पतला हो रहा है, मास कम हो रहा है? ऐसा देखे हो क्या? नहीं। ये बात क्या बता रहा है हमें? कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं, यही बता रहा है ना बच्चा लोग। ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अरे कैसे? क्योंकि वो वायर तो पतला नहीं हो रहा। अगर उसका मास कम होता तो वायर क्या हो जाता? पतला हो जाता, इलेक्ट्रॉन निकल जाता। इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, मतलब एक्चुअली में क्या इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है? बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है लेकिन मास कम नहीं हो रहा। सर क्यों? अब समझो। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के बाहर जाता है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, कंडक्टर के अंदर मूव नहीं कर रहा है, कंडक्टर से बाहर। जैसे ही मेटल इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से बाहर जाता है, ये एटम में क्या महसूस होगा? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटम्स गेट पॉजिटिवली चार्ज। एटम का क्या चार्ज हो जाएगा जैसे बाहर निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? नेगेटिवली चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा? वापस से खींच लेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि निकलता नहीं है, निकलता है लेकिन वापस से अंदर चला जाता है। ना ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना? ऐसा नहीं कि नहीं निकलता, हर बार घूमता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जैसे निकलता है वैसे ही अंदर आ जाता है ना? अब ये जो अंदर, ये क्या है सर? इनके बीच के अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? दैट अट्रैक्शन इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। किसके बीच में? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बैरियर को तोड़ने नहीं सकता, इसीलिए भागता नहीं है, वापस अंदर आ जाता है। बट जब लाइट का सुटेबल फ्रीक्वेंसी एक मेटल सरफेस में गिरता है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब लाइट का सुटेबल फ्रीक्वेंसी मेटल सरफेस में गिरता है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकलता है, वापस नहीं आता, चला जाता है। दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। समझ में आया क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जब क्यों ऐसा क्यों होता है ना? वही चीज समझेंगे जिसके वजह से आइंस्टाइन को क्या मिला? नोबेल प्राइज। अभी बता के क्यों हम मूड को खराब करेंगे, है ना? सस्पेंस रखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, बाद में समझाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला तो इलेक्ट्रॉन वापस से भी तो आ सकता था, लेकिन लाइट के सूटेबल फ्रीक्वेंसी पड़ने पे ये इलेक्ट्रॉन निकलता तो है, वापस नहीं आता, निकल के चला जाता है। अब सवाल है सर, एटलीस्ट कितना एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वापस ना आए, मतलब निकल जाए और वापस ना आए? कितना एनर्जी चाहिए, है ना? दैट एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? वर्क फंक्शन। दैट एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। आगे चर्चा करेंगे वर्क फंक्शन का। अब ये छोटा सा हिंट्स दिए हम, है ना? अब इस बात को तो समझ गया व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जब भी कोई लाइट का सुटेबल फ्रीक्वेंसी मेटल सरफेस से पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इजेक्ट होगा। बात आया समझ में? ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया गया था? हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा या गीगर और मार्स्टिन के द्वारा। लेट्स अंडरस्टैंड दैट एक्सपेरिमेंट एंड लेट्स अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन एंड देन लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन व्हिच प्रूव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज पार्टिकल नेचर। बोले थे ना केमिस्ट्री के 4 टाइप्स होते हैं भाई, है ना? दैट इज द फिजिकल केमिस्ट्री। जिसको लगेगा फिजिक्स पढ़ रहे कि केमिस्ट्री पढ़ रहे, है ना? खैर, अब आते हैं हमारे पाठ पे। हमारा पाठ क्या है भाई? एक इस तरह का मेटल प्लेट बनाए, हम यहाँ पे स्विच को अभी क्या किए ना, हम ओपन रखे हैं, क्लोज नहीं किए,
है ना, स्विच को क्या रखे हैं, ओपन रखे हैं, क्लोज नहीं किए। मतलब हमने अभी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया। हाँ भाई, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, बहुत ज़्यादा। हम बोले थे इससे पहले, जो क्या किए जे थॉमसन, है ना, लगभग 10 किलो वोल्ट या 100 किलो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसके वजह से भी क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया था मेटल सरफेस से, है ना। तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जा सकता था, मेटल के अंदर मूव नहीं कर रहा, मेटल से निकल जा रहा है, क्योंकि अंदर में क्या है, वैक्यूम। हाँ, गैस के भी इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें, है ना, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ अलग, है ना। हम यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किए हैं, ठीक है, ताकि कोई गैस फैस ना रहे। देखना चाहते हैं क्या होता है जब लाइट का एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी, जब ये हिट करता है, लाइट का कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी, है ना, हिट करता है मेटल सरफेस को। इसको एक पैरेलल लाइन बना लेते हैं। सपोज लाइट का कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी इस मेटल सरफेस को हिट करता है, ये लाइट है, लाइट का कोई भी सूटेबल फ्रीक्वेंसी जब मेटल सरफेस को हिट करता है, तो वो क्या किए थे, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए थे। लेट्स से कि यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं, मतलब ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और कोशिश करते हैं कि इसको हम क्या में रखें, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल होता है एक तरह का। कंट्रोल मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस को मतलब ये कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस को चेक कर सकते हैं, वो लोग क्या रखें, पोटेंशियल डिफरेंस 0 में रखें। इसका पोटेंशियल डिफरेंस किसको मेकअप किए, 0 में मेकअप किए। जब 0 में मेकअप किए और लाइट का जैसे ही सूटेबल फ्रीक्वेंसी पढ़ा, भाई यहाँ पे वोल्ट मीटर कहो या एमीटर कहो या गैल्वेनोमीटर कहो, चलेगा, कोई भी चीज़ हम लेते हैं, हम वोल्ट मीटर लेंगे या गैल्वेनोमीटर लेंगे या एमीटर लेंगे, चलेगा। मान लो क्या किए, एक एमीटर ले लिए। अब एमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है ना, इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है। सरप्राइजिंगली वो पाए कि भाई यहाँ पे डिटेक्शन आया, किसका, एमीटर का। इससे ये पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इवन इफ इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था। बात आया समझ में, मतलब कोई भी पोटेंशियल नहीं दे रहे थे, स्टिल क्या देखे, हेनरिक हर्ज और गीगर और मार्स्टेन, हेनरिक स्पेलिंग चेक कर लेना रे, हर्ज 1887 में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था, ठीक है। तो जब वो एक्सपेरिमेंट को करते हैं और उसके बाद उनके स्टूडेंट्स भी इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो इनके ऑब्जर्वेशन में क्या देखते हैं भाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ होगा, जैसे ही सूटेबल फ्रीक्वेंसी पड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ होगा ना। जब तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा तो एमीटर में रीडिंग कहाँ से आया, है ना। और उस करंट को कहते हैं फोटो करंट। क्या कहते हैं, फोटो मीन्स फोटोन, करंट मतलब लाइट के वजह से करंट, समझ में आया कि नहीं। तो उसको फोटो करंट कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग 12 में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, 11 में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, तो इसीलिए हम थोड़ा ऊपर ऊपर उसको तुमको समझा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। हालांकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका जो ऑब्जर्वेशन देखा गया वो 12 में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, है ना। खैर, अब यहाँ पे जब हम तुमको देख रहे हैं, हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया, इलेक्ट्रिक करंट को एब्जॉर्ब किया गया, है ना। तो वो क्या देखे हैं, ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं, मतलब कि भाई जैसे ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को, मतलब जैसे ही लाइट का सूटेबल फ्रीक्वेंसी को फॉल करवाते हैं, इंस्टेंटेनियसली क्या होता है, तुरंत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। क्या देखे, पहला, एज सून एज लाइट ऑफ suitable frequency falls on metal plate, electrons get ejected. There is no time lag. मतलब थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता, जैसे ही टकराते हैं वैसे ही निकलते हैं, एकदम कोई भी टाइम लैग नहीं होता, है ना। पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहे हैं, देयर इज ए टाइम लैग, देयर इज ए नो टाइम लैग ना, ये पहला इंडिकेशन है पार्टिकल थ्योरी का। हम बताएंगे क्यों बताएंगे, है ना। अब यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं, क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी
और ब्राइटनेस ऑफ, समझे कि नहीं, रेडिएशन। मतलब जितना ज़्यादा तुम ब्राइट लाइट को दोगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करेंट देखने को मिला। ये वेव थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? क्योंकि मोर इज द ब्राइटनेस मोर इज द करेंट का क्या मतलब है? मतलब मोर इज द ब्राइटनेस मोर इज द एनर्जी, मोर इज द एनर्जी, दैट इज वाई, है ना, मोर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा हुआ होगा, मन में लग रहा है ना, इसीलिए ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आया होगा, है ना। तुम 12 में पढ़ोगे, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक होता है, उस पर भी इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं मोर इज द एनर्जी मोर इज द करंट। ऐसा हुआ होगा शायद, तो ऐसा लगा था साइंटिस्ट को। ये दूसरा जो वर्ड था ना, वेव थ्योरी को लग रहा था सपोर्ट कर रहा है ना, ऊपर वाला। किसी को समझ में नहीं आ रहा था ऐसा काहे हुआ, ठीक है। तो इसीलिए लग रहा था कि नहीं, वेव से ही समझाया जा सकता है, इस पॉइंट की वजह से। थर्ड पॉइंट क्या था, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर इज, है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, है ना, बिलो विच, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is not possible. There is a certain minimum frequency below which photoelectric effect is not possible, है ना, that frequency is called threshold frequency. अभी क्या है सर, समझाते हैं। 3 चीजों को देखा गया, किसके द्वारा? हेनरिक हर्ज और गेगर मार्जन के द्वारा। वो क्या ऑब्जर्व करते हैं इस एक्सपेरिमेंट से? पहला चीज देखते हैं भाई कि जैसे ही लाइट का सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल करता है वैसे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। दूसरा, जितना ज्यादा ब्राइट लाइट देंगे उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक उतना ज्यादा करंट देखने को मिला। बट एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उससे कम फ्रीक्वेंसी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। ये चीज को किसी को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर क्या आते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, और अल्बर्ट आइंस्टाइन याद करते हैं मैक्स प्लैंक के थ्योरी को। याद रखना, है ना, मैक्स प्लैंक क्या बोले थे कि जो एनर्जी जो है ना, डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करता कोई, पैकेट में करता है। अगर पैकेट में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ही जाके डिफरेंट कलर को रेडिएट करता है, दैट इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब उनका थ्योरी को सपोर्ट करके लगा चलो सोच के देखते हैं कि पार्टिकल नेचर से क्या इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो सक्सेसफुली अल्बर्ट आइंस्टाइन पार्टिकल नेचर के हिसाब से जब सोचे, इसको एक्सप्लेन कर दी। कैसे, समझो। बोले कि टाइम लैग क्यों नहीं था। पहला चीज, जैसे ही लाइट का सूटेबल फ्रीक्वेंसी गिरा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गया, थोड़ा सा भी टाइम लैग नहीं हुआ। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि अगर ये एनर्जी होता, एनर्जी का एक खासियत है भाई, एनर्जी वेव के जैसा मूव करता है, और कोई चीज भी एनर्जी जब एब्जॉर्ब करता है ना तो एनर्जी वेव पूरा फैलता है। Now try to understand what I mean to say. For an example, कि एक प्लेट है ना, लाइट अगर एक वेव के जैसा आया होगा, है ना, तो अगर कोई चीज़ अगर वेव के जैसा आता है ना, तो जो चीज़ में वेव लगता है तो चारों तरफ, चारों दिशा में, जैसे मिसाल के तौर पर पानी देखे हो ना, पत्थर गिरा दोगे चारों तरफ फैलता है कि नहीं? ये वेव का कैरेक्टर है। अगर तुम गिराओगे लाइट का सूटेबल फ्रीक्वेंसी और वो वेव है, वो सब तरफ फैलेगा तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और वो प्रोसेस थोड़ा लंबा होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली जितना चाहिए उतना थोड़ी एक बार में मिल जाएगा। कंटिन्यूसली हम बोले अगर कंटिन्यूस वेव है तो कंटिन्यूसली वेव जाएंगे और कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन ये एब्जॉर्ब करेंगे, और उस एनर्जी को मे बी, है ना, वो एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वजह से निकल जाएंगे। लेकिन भाई टाइम लैग नहीं था, टाइम गैप ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल समझना। कोई अगर पार्टिकल है, मिसाल के तौर पर अगर एक बॉक्स है, कहीं पे कुछ चीज अटका हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक हमारा एक सा बॉक्स है, यहाँ पे एक हमारा गोल वाला चीज फंस गया है, वो ट्राई समझना, जो कि फिट नहीं है लेकिन हल्का सा फंस गया। अगर इसको पेन को फेंक के इसको एम लेके ऐसे मारेंगे, क्या होगा? जैसे ही टकराएगा वैसे ही निकल जाएगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। जैसे ही टकराएगा ये वैसे ही बाहर निकल जाएगा। ये क्या है? पार्टिकल। ये क्या है?
ये काम कौन कर सकता है? एग्जैक्टली वेव ऐसा नहीं कर सकता, वेव पहले ऑब्जर्व करता है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर सोचो अगर लाइट यहाँ वेव के जैसा नहीं बल्कि फोटोन्स, एक एनर्जी का पैकेट आया होगा तो क्या हो सकता है? जैसे ही एनर्जी का पैकेट आके दूसरे एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे उस इलेक्ट्रॉन्स में जैसे ही टकराया होगा एनर्जी का पैकेट, अपना मोमेंटम को ट्रांसफर किया होगा, मोमेंटम को ट्रांसफर किया होगा, और मोमेंटम को ट्रांसफर करने से अपना काइनेटिक एनर्जी इसको दे दिया होगा, जिससे वजह से वो निकला और निकल के इंस्टेंटेनियसली बाहर आ गया होगा। दैट इज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, दैट इज व्हाई देयर इज नो टाइम गैप। पहला एक्सप्लेनेशन गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। चलो अब आगे देखते हैं। अब दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये डेंजरस था, है ना? तो फिर बताइए इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड कर गया? अगर ये एनर्जी नहीं है तो, अगर ये पार्टिकल है तो कैसे डिपेंड कर गया? बोले ऐसा बात नहीं है। इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट। वो बोले मिसाल के तौर पर हम जब टॉर्च लगाते हैं ना, एनर्जी का पैकेट निकलता है, 2 टॉर्च लगाएंगे, ज्यादा एनर्जी का पैकेट, तीसरा टॉर्च लगाएंगे, तीसरा ज्यादा एनर्जी का पैकेट, जितना ज्यादा पैकेट उतना ज्यादा ब्राइटनेस। वो बोले तुम जैसे ही ब्राइटनेस को बढ़ाते हो ना तो एनर्जी का पैकेट बढ़ता है, और एनर्जी का जितना ज्यादा पैकेट होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उतना ज्यादा चार्ज और उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट। क्या गजब का एक्सप्लेनेशन, हर बात का एक्सप्लेनेशन। अब आगे देखो उसके बाद क्या बोले, ये था जो कि फाइनली प्रूव कर दिया ये भाई पार्टिकल है। क्या बोले? देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी सोन। अगर ऐसा था, ठीक है, अभी भी अगर किसी को नहीं मानना है, नहीं मानेंगे आप जो तो मत बोलो। अगर आइंस्टाइन को लगेगा नहीं आप जो भी मत बोलो, ठीक है, वेव थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब पार्टिकल, इसका क्या गारंटी है? बताते हैं। ये लास्ट वाला एकदम तुमको दिल को जो है ना सुकून देगा कि हाँ ये अब दिल को लग रहा है कि नहीं पार्टिकल ही है। अब देखो क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन्स को हम बात करते हैं, बोले कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अगर उससे ज्यादा उससे कम फ्रीक्वेंसी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। अगर फिर भी मान लेते चलो नहीं एनर्जी डिपेंडेंट है, मान लो ये लाइट जो है वो वेव ही है, वेव का एनर्जी किस पे डिपेंड करना चाहिए? इंटेंसिटी पे। किस पे डिपेंड करना चाहिए? इंटेंसिटी का। हम क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट के दौरान, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम क्या करेंगे, एक 1000 वाट का हम रेड बल्ब लेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1000 वाट, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस, मिसाल के तौर पर, हाँ मिसाल के तौर पर, उतना बहुत ज्यादा एनर्जी। ब्लू वाला लेंगे, कितने का? 10 वाट का। एक ब्लू वाला लेंगे 10 वाट का। 10 वाट मतलब बहुत ज्यादा धीमा, बहुत कम ब्राइटनेस, मतलब बहुत कम एनर्जी होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। दोनों को मेटल सरफेस में होल करवाएंगे। बिलीव मी, जब करवाया गया तो दिमाग घूम गया। 1000 वाट का रेड बल्ब से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, 10 वाट का ब्लू से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है एनर्जी, तो रेड का तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, 1000 वाट, कितना चमकेगा, कितना ज्यादा ब्राइटनेस होगा, और ब्राइटनेस होगा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी देना चाहिए ना। अगर ज्यादा एनर्जी है तो वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन को निकलना चाहिए था, नहीं हुआ यार। किससे हुआ? तुम्हारा 10 वाट का ब्लू से भी हो गया। क्यों? क्योंकि 10 वाट का फ्रीक्वेंसी 1000 वाट का फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा है, मतलब एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, जैसा मैक्स प्लैंक बोले थे। समझ में आया? E इज इक्वल टू एच न्यू। याद आया? एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे नहीं। चाहे तुम कोई भी ला दो, जितना पावरफुल ला दो रेड से, उसे इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकला, कम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसका फ्रीक्वेंसी कम। और जब इलेक्ट्रिक एनर्जी जब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करने लगे, एनर्जी पे डिपेंड, इंटेंसिटी पे डिपेंड ना करने लगे, तो वो कुछ नहीं बल्कि फोटोन्स है। क्या है? फोटोन्स है। इसका मतलब ये दिस प्रूव्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज पार्टिकल नेचर एज वेल। ये बात को प्रूव कर दिया। वो थ्योरी दिखाए थे, आइंस्टाइन प्रूव कर दिए, और आइंस्टाइन को इसके प्रूव करने पे उन्हें नोबेल प्राइज मिला, सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे। क्या गजब का एक्सप्लेनेशन किया। देखो इसी को कहते हैं रियल मायने में स्टडी या टीचिंग को समझना, कि क्या हुआ था। बुकिस में ऐसा नहीं लिखा रहता, पढ़ ले जाके, देख लेना। इसीलिए आर्टिकल पढ़ना पड़ता है कि ये सब चीज़ को समझने के लिए कि भाई एक्चुअल में स्टडी हम क्या कर रहे हैं, क्या रियल में समझ रहे हैं क्या, वही चीज़। अब देखो
तो यहाँ तक बात आ गया सबको समझ में, क्लियर है। तो दिस प्रूव्स कि क्या है भाई, मतलब एनर्जी है, मतलब जो क्या बोलते हैं, लाइट है एज अ फोटोन बिहेव कर रहा है। तो फिर आइंस्टाइन क्या किए, एक इक्वेशन बनाए। क्या बोले, ये जो लाइट आ रहा था ना जिस एनर्जी से, एक पैकेट का एनर्जी क्या है, एच न्यू। एक पैकेट की एनर्जी क्या है, एच न्यू, जिसको हम मैक्स प्लैंक एच न्यू है ना, जो मैक्स प्लैंक बताए थे, वही मैक्स प्लैंक का थ्योरी को लिए और बोले एक फोटोन का एनर्जी क्या है, एच न्यू है। जब ये एच न्यू मेटल सरफेस को टकराता है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपना मोमेंटम ट्रांसफर करता है, और जैसे ही मोमेंटम ट्रांसफर करता है, जैसे ही मोमेंटम ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ जाता है, फिर मेटल सरफेस से बाहर आ जाता है। किसको तोड़ देता है, पोटेंशियल बैरियर को। अभी बताए थे ना वर्क फंक्शन के बारे में। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी है ना, ड्यू टू विच एन इलेक्ट्रॉन कैन है ना गेट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस विदाउट अट्रैक्टिंग बैक। कम से कम कितना एनर्जी से निकल जाए, मूव ना करें, निकल तो जाए, मूव ना करें बट निकल जाए, दैट एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं, और वर्क फंक्शन को हम डिनोट कर रहे हैं फाई नोट से। ध्यान से समझना, क्या बोले, जैसे ही एनर्जी निकलता है, ये फोटोन क्या करता है, पहले वर्क फंक्शन देता है। जैसे फोटोन का एनर्जी है ना, फोटोन जैसे टकराया इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या करता है, वर्क फंक्शन देता है। तो वर्क फंक्शन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, निकलेंगे। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकले नहीं है, बल्कि मूव भी कर रहे। कैसे, तबना मीटर का रीडिंग है, खाली इलेक्ट्रॉन निकल जाता, एक जगह रहता, इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता। टकराया, इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तबना मीटर का रीडिंग देखने को मिला। वो बोले उस एनर्जी से वर्क फंक्शन तो मिला, और वर्क फंक्शन निकलने के बाद जितना एनर्जी वर्क फंक्शन में लग गया, उसके अलावा जो एनर्जी बचा, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, प्लस हाफ mv²। आई होप सो वी अंडरस्टैंड, है ना। दैट इज नोन एज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बोले कि एनर्जी से वर्क फंक्शन मिला, जैसे इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन मिला, और जो मिनिमम और जो एनर्जी बच गया, जो एनर्जी से मूव किया, नोन एज काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी। अब हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी लिखा जाता है कि इसको ऐसे तो कर सकते हैं ना, ये है एच न्यू। अच्छा, व्हाट इज वर्क फंक्शन, व्हाट इज वर्क फंक्शन, हम बोले देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी पॉसिबल। इसका ये मतलब हुआ देयर शुड बी सम मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जस्ट निकल जाए, नोन एज वर्क फंक्शन। जो फ्रीक्वेंसी ऐसा एनर्जी दे रहा है जिससे जस्ट निकल जाए, वो एनर्जी को वर्क फंक्शन कहेंगे, और उस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स वर्क फंक्शन इज एच न्यू नॉट। व्हाट इज न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज न्यू नॉट, न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब ये कम से कम फ्रीक्वेंसी है, कम से कम फ्रीक्वेंसी है जो पढ़ने से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। अब ये निकल गया तो जो बच गया वो काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा। क्लियर है। अब जरा देखना ये क्या होगा, एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv², या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्या, काइनेटिक एनर्जी है ना, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। एच न्यू है, उधर जाएगा तो माइनस एच न्यू, एच को कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। समझ में आया या नहीं आया, अरे क्लियर है। दैट इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और ये इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी को, समझे ना, फ्रीक्वेंसी से कंपेयर कर दिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के वजह से ही मिला है काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया। और ये बात किसको प्रूव करता है, पार्टिकल नेचर को, मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिए। बात आ गया समझ में, क्लियर है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई, ये एक साइंटिस्ट प्रूव कर दिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज वेव नेचर। अब यहाँ पे आइंस्टाइन प्रूव कर दे रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज पार्टिकल नेचर एज वेल। क्या करेंगे, क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, पार्टिकल मानेंगे कि वेव मानेंगे, दैट इज द प्रॉब्लम। फिर बाद में साइंटिस्ट लोग डिसाइड किए, है ना, व्हाई वी शुड नॉट, है ना, कॉल इट एज डुअल नेचर। क्या बोलेंगे, डुअल नेचर। समझ में आया ना। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकते हैं और एज अ
वेव्स भी बिहेव कर सकते हैं। दैट इज वाई इट हैज़ डुअल नेचर। अब सवाल है, हमें एक ऐसा एटॉमिक मॉडल चाहिए जो डुअल नेचर को समझा सके। दैट इज वाई हम ये उसको पढ़ें। नील बोर है, क्या कर रहे हैं नील बोर, इस चीज़ों को पहले समझ रहे हैं। हम बोले ऐसा फील करो कि हम नील बोर के ज़माने में हैं और नील बोर इस चीज़ को बस क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं। अच्छा ऐसे ऐसे है, हम क्या ऐसा मॉडल दें जो इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर सके। इज इट क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? तो यहाँ तक था डुअल नेचर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। बट क्या सर जैसे वेव्स का डुअल नेचर होता है, क्या पार्टिकल का भी डुअल नेचर होता है? याद रखना, हम किसका डुअल नेचर का बात किए हैं अभी? वेव्स का बात किए हैं। जो रेडिएशन है उसका डुअल नेचर का बात किए। इसका क्या डुअल नेचर होता है? ये जो देख रहे हो ये तो पार्टिकल है ना, क्या ये वेव के जैसा बिहेव कर सकता है कि नहीं? दैट इज द सस्पेंस फॉर द नेक्स्ट क्लास, है ना। अब लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, है ना। अब आगे देखो, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14 हर्ज। क्या करना है हमें? 1 मोल फोटोन का क्या फोटोन्स का रेडिएशन निकालना है जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 × 10⁻14 हर्ज। हमको दिया हुआ फोटोन का फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, 5 × 10⁻14 हर्ज। यहाँ तक बात समझ में आया? तो हमको एक पहले हम क्या करते हैं, एक फोटोन का एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो एक फोटोन का एनर्जी क्या होगा? ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक E = h न्यू। क्लियर है ना बच्चा लोग? तो यहाँ पे देखोगे, वी नो दैट इट इज नियरली 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू, देखो ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा, इंटू क्या कर दोगे, 5 × 10⁻14 कर दोगे, करोगे ना। यहाँ पे 6 5 जा 30, ये 3 आया, 6 5 जा 30 + 3 कितना आया, 33, ठीक है 33। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 33 आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -34 + 14 कितना हो जाएगा, -20। समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा, जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। खैर, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। हमने किसका निकाला, सिंगल पैकेट का, है ना, सिंगल फोटोन का या सिंगल क्वांटा का। अब बात समझ में आ रहा, व्हाट इज क्वांटा, व्हाट इज फोटोन्स, व्हाट इज पैकेट। आई होप सो यू आर रिलेटिंग नाउ, समझे ना। अब क्या करेंगे, 1 मोल के लिए ऑब्वियसली व्हाट इज मोल, मोल इज जस्ट अ नंबर, है ना। जैसे डजन का मतलब 12 पीस होता है, मोल इज अ नंबर, इसका मतलब क्या होता है 6.022 × 10⁻23 पीस। एक पीस का इतना है, किसी पीस का निकालने के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई इट जस्ट, है ना। तो क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन कितना होगा रे, है ना, क्या निकालेंगे 33 × 10⁻20 टाइम्स 6.022 × 10⁻23। यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर मोल। प्लीज रिमेंबर, यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। वाई पर मोल, पता मतलब उसका कि 1 मोल का एनर्जी, 1 मोल का एनर्जी। उम्मीद कर सकते हो उसको कैलकुलेट। आगे बढ़ेंगे, है ना। मेरा कैलकुलेशन स्टाइल अलग होता है ना, लेकिन आंसर फाइनली वही आएगा, टेंशन लेने का नहीं है। हम सिंपल वे में करने का कोशिश करते हैं, जबरदस्ती का कम्युनिकेशन करने का कोशिश नहीं करते हैं। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या क्वेश्चन है, ए 100 वाट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक, मोनो सिंगल, क्रोमेटिक कलर, सिंगल कलर का लाइट, है ना। ए 100 वाट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब, है ना। मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई एक 100 वाट का बल्ब है, पावर दे रखा है, पावर कितना दे रखा है, 100 वाट, है ना। अरे यार क्या हम भी, ठीक है, पावर दे रखा है 100 वाट। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को इमिट्स करता है 400 नैनोमीटर में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड। पर सेकेंड कितना फोटोन इमिट करेगा, मतलब टाइम कितना है 1 सेकेंड। व्हाट इज पावर, वी नो ना, वर्क डन बाय टाइम और एनर्जी बाय टाइम, है ना। अगर टाइम 1 सेकेंड लेंगे, पर सेकेंड लेंगे, देन पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी। इट मीन्स
एनर्जी इज गिवन 100 जूल पर सेकेंड, क्योंकि अगर टाइम को पर सेकेंड लेंगे तो एनर्जी इज 100 जूल। बात आया समझ में? पर सेकेंड के लिए एनर्जी इज 100 जूल। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है? समझ में आ गया ना? ओके, या फिर एनर्जी का यूनिट जूल हो जाएगा, एनर्जी 100 जूल पर सेकेंड। क्लियर है? अच्छा, तो हमें दे रखा है एक बल्ब है जिससे एनर्जी 1 सेकंड में कितना एनर्जी निकलता है? 100 जूल का एनर्जी निकलता है 1 सेकंड में। अब क्वेश्चन क्या है, जिसका वेवलेंथ है ना 400 नैनोमीटर, मीन्स 400 इंटू 10⁻9 मीटर, है ना? नैनो का मतलब 10⁻9 मल्टीप्लाइड 2, इसको ऐड कर दो पावर में, क्या हो जाएगा? 10⁻7 मीटर। तो हमने लैम्डा भी निकाल दिया, वी नो द एनर्जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। क्वेश्चन क्या है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन है भाई कि मान लो हमारे पास क्या है ना, एक बल्ब है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पास क्या है? एक बल्ब है ना? इस तरह से एक बल्ब है ना? इस बल्ब से जो एनर्जी निकल रहा है 1 सेकंड में, कितना एनर्जी निकल रहा है रे? 100 जूल का, 100 जूल का एनर्जी निकल रहा है। तो बोल रहा बताओ कि इस 100 जूल के एनर्जी निकालने वाले बल्ब से कितने फोटोन्स निकलेंगे। दैट इज द क्वेश्चन। मतलब कितने तो पैकेट निकले होंगे, एनर्जी का कितना पैकेट निकला होगा। कैसे करेंगे? बहुत ईजी है। पहले एक पैकेट का एनर्जी जान लेते हैं, है ना? और एक पैकेट का एनर्जी को 100 जूल के एनर्जी से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा उस एनर्जी में कितने ठो पैकेट है। इज इट क्लियर? देखो पहले क्या निकालेंगे? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। व्हाट इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन? E इक्वल टू h न्यू। और देयर इज अ प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंसी तो दे नहीं रखा है। क्या दिया? वेवलेंथ। एंड वी ऑल नो व्हाट इज न्यू? c बाय लैम्डा। इससे पहले पढ़े थे ना, न्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा। सो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, E इक्वल टू h न्यू और E इक्वल टू hc बाय लैम्डा। समझे? ओके, नाउ व्हाट इज E? It is 6.6 into 10 to the power minus 34 times 3 into 10 to the power 8 divided by lambda, that is 4 into 10 to the power minus 7. I am doing the rough calculations. ठीक है, हम बस रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना? 16 चौके 64, है ना? इट इज नियरली 1.6, है ना? ऐसा कुछ आएगा। हम रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई, तुम लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है? इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, इधर ये प्लस होगा, क्या होगा? 15 हो जाएगा, -7, ये +7 हो जाएगा। 15 -34 + 15 कितना होगा? कितना होगा? -19 है या नहीं है? अरे -19 होगा। क्लियर है? तो अच्छा, ये कितना होगा? नियरली, हम नियरली क्योंकि रफ कैलकुलेशन किए हैं, ये नियरली आएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 व्हाट जूल। ये क्या है? एक पैकेट का एनर्जी। नाउ हमें नहीं पता ना कितना पैकेट निकल रहा है, तुम्हें छोटा सा ट्रिक बताते हैं। लेट द नंबर ऑफ पैकेट इज n, लेट द नंबर ऑफ पैकेट इज, लेट नंबर ऑफ फोटोन, तुम पैकेट मत लिख देना, तुमको सिंपल भाषा में हम पैकेट बोल रहे हैं। लेट द नंबर ऑफ फोटोन भी n। तो n पैकेट का जो एनर्जी है, n पैकेट का एनर्जी, n इंटू 1 पैकेट कितना है? एक पैकेट की एनर्जी 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19। ये एक पैकेट का एनर्जी है ना। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो एनर्जी निकाले, किसका निकाले? एक फोटोन का एनर्जी, और हमें पता नहीं है कि कितने फोटोन्स है। तो मान लो n फोटोन्स है, तो 8 फोटोन्स का एनर्जी कितना होगा? 1 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इक्वल टू 100 जूल। ऐसे भी कर सकते थे, या डायरेक्टली तुम कर सकते थे कि भाई 100 जूल में कितना तो फोटोन है, एक फोटोन का एनर्जी पता चल गया, एक फोटोन का एनर्जी को 100 जूल के एनर्जी से डिवाइड कर दो, you will get the number of packet, number of photons। डिवाइड कर सकते हो, you can get the number of photons के मतलब 1 सेकंड में 100 वाट का बल्ब से कितना तो एनर्जी के पैकेट निकल रहे हैं, कितने फोटोन्स निकल रहे हैं। आई होप यू आर क्लियर हियर। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास को खत्म करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।